की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में आज से 1000 साल बाद की है। ये वो समय है जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसीलिए वो अब जाकर एक दूसरे प्लैनेट पर रहते हैं। जैसे अलग अलग तरह की कंट्रीज होती है वैसे ही हम अलग अलग तरह के प्लैनेट्स को भी देखते हैं जिसमें लोग रहते हैं। इन सभी प्लैनेट की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा है लीग ऑफ रिवर। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमारा यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, वो उसी तरह से काम करता है। सभी को कंट्रोल करता है एक तरह से और होने वाली जंग को रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं में से एक टाइटेनियम नाम के प्लैनेट को देखते हैं जो कि काफी एडवांस है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कार्स फ्लाई कर रही हैं। इसी बीच हमें ये भी बताया जाता है कि इस शहर से बाहर एक शील्ड है जो वहाँ के लोगों को बाहर रहने वाले एलियन और कुछ क्रिएचर से सुरक्षित रखती है। क्योंकि जिस प्लैनेट पर अभी इंसान रह रहे हैं वो तो एलियन का घर हुआ करता था, पर इंसानों की पूरी आदत है कि वो दूसरी की चीजों पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम उस टाइटेनियम सिटी के जेल में कैद 10 कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें कहीं लेकर जाया जा रहा है। दरअसल इन सभी में से काफी मिलते जुलते ही जुर्म किए हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि वो उन्हें एक और मौका देना चाहता है क्योंकि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो उन्हें एक टास्क दे रहा है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। जो भी वहाँ पहले पहुंच जाएगा उसे रिहा कर दिया जाएगा और जो हार गया उसे वहीं बाहर ही छोड़ देंगे उन क्रिएचर के पास ही। ये सुनकर सभी बहुत खुश तो होते हैं लेकिन कुछ दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि 300 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस होता है। इसके बाद एक करके सभी को उस जेल से बाहर लाया जाता है। यहाँ पहली बार उस आइलैंड की खाली जगहों को देख पाते हैं जो किसी बंजर वीराने जैसी लग रही थी। तभी एक ऑफिसर एविन नाम के कैदी को आगे आने को कहता है और उसे सीधे चलने का ऑर्डर देता है। इसीलिए वो चलने लगता है, पर तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसे वो सामने लगी शील्ड पर दे मारता है, जिसे वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये काफी शातिर है, जो कि सच था क्योंकि एविन टाइटेनियम के प्रेसिडेंट का सलाहकार हुआ करता था। और फिर उसे एक दिन प्रेसिडेंट की काली करतूतों के बारे में पता चल गया जिसकी वजह से आज उसे यहाँ पर सजा भुगतनी पड़ रही है। पर वो इस जगह से काफी हद तक वाकिफ है और हर क्रिएचर के बारे में जानता है। वो कहाँ रहता है, कैसे हमला करता है, सब कुछ। इसके बाद वो उन सभी कैदियों को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें कुछ हथियार और खाने पीने का सामान होता है जो उनके सर्वाइवल में मदद करेगा। फिर उन सभी को शील्ड से बाहर करके उसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि उनके हर कदम पर खतरा है। हम रायन नाम के आदमी को देखते हैं जो सभी को कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि वो इस ग्रुप के लीडर के फिराक में है। लेकिन एविन कहता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। तभी वायना नाम की लेडी आती है जो कि एविन की बात पर राजी थी। अब इसके बाद उस डब्बे को खोला जाता है जिसमें सबसे पहले बड़ी ही चालाकी से एविन एक चाकू को निकाल लेता है। इस दौरान रायन उस पूरे डब्बे को अपने पास रख लेता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, ये पूरा ग्रुप उसके इशारों पर चले। लेकिन एविन ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए वो उसके लिए एक आदमी के गले पर चाकू रखकर उसे धमकाता है कि अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा, जिससे कि रायन को उसे कुछ खाना देना ही पड़ता है। पर फिर एविन उसे वो स्टील बॉक्स भी मांगता है, लेकिन वो कहता है इसके बदले में तुम्हें अपना पूरा खाना हमें देना होगा। पहले तो एविन बहुत सोचता है और फिर एक बंदे का हिस्सा अपने पास रखकर उसे और बाकी दे देता है, जिसके बदले में उसे वो स्टील बॉक्स मिल जाता है जिसका वो क्या करेगा ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अब वो आयना की कमर पर एक रस्सी बांधता है और फिर उसे खुद को अटैच कर लेता है। देन वो दोनों ही उस डब्बे को पुल करते हुए आगे की ओर चलना शुरू करते हैं। इधर ये ग्रुप भी दूसरे रास्ते की ओर चलना शुरू करता है। पर कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि एक मिलिया नाम की लेडी एविन के पास दौड़ती हुई आती है जो कि रायन के ग्रुप की थी। लेकिन अब वो इनसे कहती है कि वो इनके साथ रहना चाहती है, वो अपनी टीम में ले ले उसे। लेकिन वो ये कहकर मना कर देता कि उसके पास सिर्फ एक ही इंसान के लिए खाना है और पहले से वो 2 लोग हैं, तुम वापस चली जाओ। उधर हम एक ऑफिसर को एक डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात करते हुए सुन पाते हैं जिसमें वो उसे डांटते हुए बोलते हैं कि तुमने अभी तक एविन को मारा क्यों नहीं। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि जब तक वो उस मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं पहुंच जाता हमारा बाहर जाना सेफ नहीं है और आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उधर वो दोनों घंटों तक उस बॉक्स के साथ चलते रहते हैं और थक जाते हैं। एक जगह आना को पानी मिलता है जिसे वो खुद को साफ करती है। तभी एक पीछे से हम किसी सांप के आकार जैसा एडवांस क्रिएचर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता कि तभी एविन आकर उसे पकड़ लेता और बीच से काट देता है। लेकिन वो उसे फेंकता नहीं है बल्कि एक हथियार के तौर पर उसे अपने पास रख लेता है। पर इस हादसे में हम देखते हैं कि एविन को पेट में कट लग गया
जिसे आना ठीक करती है। तभी वहां पर रैन के लोग आ जाते हैं और जो उसे वो बॉक्स वापस देने को कहते हैं। न जाने उन्हें क्या सूझा, पर अब एविन मना कर देता है, पर वो कहाँ सुनने वाले थे। इसीलिए रैन अपने एक आदमी को उसे वो छीन कर लाने को कहता है। एविन पहले से इस चीज के लिए तैयार था और इसीलिए वो उस क्रिएचर से एक हथियार बनाकर उस आदमी पर वार करता है, जिससे वो डर कर पीछे हट जाता है। और रैन भी समझ जाता है कि इससे पंगा लेना आसान नहीं है। अब वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। पर दोस्तों बीच रास्ते में एविन को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो एना को तुरंत ही वहां लेट जाने को कहता है। इसी बीच हम उनके पीछे आ रहे रैन के ग्रुप को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। दरअसल एविन इसलिए शांत होकर लेट गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि जमीन के नीचे एक क्रिएचर है जो किसी की भी आहट सुनकर उठ जाएगा। पर यह चीज उन लोगों को पता नहीं होती, इसीलिए वो सभी आवाज करके आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे वो क्रिएचर जाग जाता है और सभी बहुत डर जाते हैं। उन्हीं में से एक लड़का इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो भागना शुरू कर देता है। पर यह करके उसने और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो कुछ ही देर में उसके हत्थे चढ़ जाता है, जो उसे अपने साथ जमीन के नीचे ले जाता है। उधर वो दोनों मौका देकर वहां से निकल जाते हैं और अपने रूट को फॉलो करते करते एक जगह थोड़ा आराम करते हैं। और इसी में दोनों की आंख लग जाती है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उन्हें किसी की आहट एक बार और सुनाई देती है। इसी बीच जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां से तो क्रिएचर की फौज आ रही है। इसीलिए दोनों ही उस बॉक्स के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं, जिससे वो क्रिएचर आर्मी उनके ऊपर से गुजर जाती है और वो बच जाते हैं। यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए एविन ने इस बॉक्स को लिया था, या फिर कुछ और वजह थी। खैर अब वो बॉक्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए वो दोनों उसे वहीं छोड़ देते हैं और आगे चल देते हैं। वहां दूसरी तरफ रैन सभी से कहता है कि हमें कुछ देर आराम करना चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन ये बात मिलिया को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि ऐसा करने पर वो दोनों हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन रैन नहीं मानता है, वो खुद अपनी रस्सी को काट देता है और उनकी ओर भागना शुरू कर देता है। इस बात से रैन गुस्सा होकर उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है, जिससे वो उसके अंदर घुसते ही चली जाती है, जिससे कि वो अपने लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी एविन के पास जाने लगते हैं, जो देखकर वो बहुत चिल्लाता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी मदद करता है, जो कि उसी की ग्रुप का था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, दोनों ही आंख जलाकर वहीं बैठ जाते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस चले ही जा रहे थे। दौरान एना उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें जेल में क्यों डाला गया, तुम तो अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। तो वो बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का एडवाइजर था, पर एक दिन मुझे उसके सारे कोड्स के बारे में पता लग गया, जिसकी भनक उसे भी लग गई। फिर वो खुद को बचाने के चक्कर में उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में बंद करवा दिया। वो मुझे मारना ही चाहता, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। इसके बाद दोनों आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती, जहाँ पर हम मिलिया को देखते हैं, जो उन लोगों के साथ एविन का पीछा करते करते काफी आगे तक आ गई है। तभी उसे एक जगह पर दो कैनिबल दिख जाते हैं, जो कि इंसानों को खा रहे थे, जिन्हें देखकर सभी भागते हैं। लेकिन वो इनके ग्रुप की एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद वो अपना दम तोड़ देती है। उसकी चीखें यहाँ एना भी सुन लेती है। वो उसे बचाने के लिए चलने को कहती है, लेकिन एविन मना कर देता है, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अब तक तो वो उसे मार चुका था। वो एना को ये भी कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एना इस बात से काफी नाराज होती है और उसे गुस्से में डरपोक कह देती है, जिस बात को सुनकर एविन तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है कि आ कैनिबल मुझे खा। और उसे ऐसा देखकर एना रोना शुरू कर देती है, इसीलिए वो चुप हो जाता है। उधर हम मिलिया को देखते हैं, जो कि अपने बचे हुए लोगों के साथ एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है, ताकि वो कैनिबल्स उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तभी वहां पर रैन आ जाता है, जो उसे देखकर उसके गले को पकड़ने लगता है और मारना शुरू कर देता है। तो वो अपने बचाव में उसे बताती है कि एविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था, लेकिन उसे उनके राज पता चल गए, इसीलिए वो यहाँ पर कैद है। प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रहे हैं और इसीलिए अगर हम उसे उनको सौंप दें तो हम सभी बच जाएंगे। लेकिन रैन को उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो उसे फिर भी मारता है, जिसे बचकर वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों तभी वो गिर जाती है और देखते ही देखते उसके शरीर पर स्वान क्रिएचर के जाल बिछ जाते हैं, जो उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जेन वही बूढ़े आदमी रैन से कहता है कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इवान के बारे में सुना है कि वो सरकार के साथ काफी टाइम तक था, इसीलिए अगर हम उसे पकड़कर सरकार के हवाले कर दे तो हम बच जाएंगे। रैन को सही लगता है, इसीलिए वो जेन को उनके पास भेजता है एक प्लान बनाकर, जहां जाकर वो एना से मदद मांगता है कि वो उसे कुछ खाने को दे दे। लेकिन एविन उसकी चाल अच्छे से समझता है, इसीलिए वो रुकता नहीं। लेकिन एना नहीं मानती और उसके पास जाने लगती है।
तभी एक रॉड आकर एविन को लगती है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो रैन के कब्जे में, जो कि उसे एक सुनसान इमारत की ओर ले जा रहा है, जहां पर पहले से वही ऑफिसर है जो शुरू से रैन की जान के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका नाम मैथ्यू है। दरअसल ये रैन का प्लान था, इसीलिए वो एविन को उस सुनसान इमारत में लाकर एक जगह पर बैठा देता है और फिर खुद मैथ्यू से मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो एविन को पकड़कर उसके पास ले आया है, अब तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जिसे सुनकर वो कहता है कि चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। लेकिन जब वो वहां जाता है तो असल में एविन वहां पर था ही नहीं, क्योंकि उसने चालाकी दिखाई और खुद को फ्री करके वहां से फरार कर लिया, जिस बात से मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है और वो रायन को शूट कर देता है। देन वो खुद उसकी तलाश में लग जाता है कि तभी उसके हाथ एना और जेन लग जाते हैं, जिन्हें वो बंदी बना लेता है और एना के बंदूक की नोक पर ले जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि एविन, तुम्हें बाहर आना होगा वरना मैं इसे मार दूंगा। तभी एक कैदी जिसके हाथ बंदूक लग जाती है वो मैथ्यू को निशाने पर लेता है और कहता है कि तुम्हें एना को छोड़ना होगा। लेकिन मैथ्यू की भी एक शर्त थी, वो पहले एविन को उसके हवाले करे, जो कि एविन छुपा हो, और ये सारी बातें एविन छुपा हुआ सुन रहा था, इसीलिए वो बाहर आ जाता और डील डन करता है। इसके बाद वो एना को छोड़ देते हैं और एविन मैथ्यू के पास जाने लगता है कि तभी रैन पीछे से आ जाता है, जिसके अंदर अभी भी कुछ जान बची हुई है। वो मैथ्यू के सर पर हमला करता है और फिर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। लेकिन इतनी ही देर में मैथ्यू ने एना के बैक पर एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर एविन रैन के पास जाकर उसे थैंक यू बोलता है और तब तक उसने अपना दम तोड़ दिया है। अब ये तीनों ही अब उस इमारत से बाहर आ जाते हैं। अब उनके सामने आता समुंदर आ जाता है, जिसे पार कर पाना नामुमकिन है, जो बात जेन भी कहता है। लेकिन एविन उन्हें बताता है कि जो ये समुंदर में छोटे छोटे टीले हैं, हमें उनकी मदद से इस समुंदर को पार कर सकते हैं। जेन बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा करने पर हम डूब भी सकते हैं। एविन खुद उस टीले के ऊपर जाता है और उसे खिसकने लगता है, जिसको देखकर जेन भी उस पर चढ़ जाता है। अब तीनों ही उसकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये आइडिया ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से वो टीला डूबने लगता है। इसीलिए एना एवन से पूछती है कि अगर हमारा ये टीला डूबने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किसकी मदद लेनी चाहिए। तभी जेन को दिखाया जाता है, जो खुद ही पानी में कूद जाता है ताकि इनकी जान बच जाए। दोनों ही उसे ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन इतने में एक विशाल जीव आकर उसे खा जाता है और ये दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। दोनों उसी टीले पर बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं कि तभी उन्हें अपने आगे एक वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे उस पार ही हैप्पीनेस आइलैंड है, जहां पर इन्हें जाना था। इस चीज को देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर में इनका टीला झरने में गिर जाता है और ये दोनों को हम अगले सीन में उस आइलैंड पर देखते हैं, जहां पहुंचकर एना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन एविन कुछ परेशान लग रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पर वो प्रेसिडेंट के साथ एक बार आ चुका है। उनके स्टाफ ने यहाँ पर एक स्पेस क्राफ्ट छुपाया हुआ है, जिसका कोड मुझे पता है, लेकिन उसका आखिरी नंबर मैं भूल गया हूँ। इसे सुनकर एना पूछती है कि जब तुम यहाँ आए थे तो क्या प्रेसिडेंट ने तुमसे कुछ कहा था। तो वो बताता है कि हाँ, उन्होंने एक पहेली पूछी थी मुझे, जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। फिर उन्होंने उसका जवाब मुझे दिया, जो कि था नंबर 9। इसे सुनकर एना कहती है कि यही वो डिजिट है जिसको तुम भूल रहे हो। लेकिन एविन को यकीन नहीं था, क्योंकि वो इतनी आसानी से अपना कोड नहीं बताएंगे। फिर एना उसे ट्राई करने को कहती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर 2 बार ही कोड डाल सकते हैं, इसीलिए वो पहली बार वाला कोड डालता है, जो उसे लगता है कि सही है, लेकिन वो कोड गलत होता है। फिर वो एना वाला कोड डालता है और बूम, वहां एक सीक्रेट पैसेज खुलता है, जिसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट खड़ा हुआ था। उसे देखकर एना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उन 10 लोगों में से बस 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन तभी एविन कहता है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि इसमें बस एक ही सीट है। एना सुनकर बहुत उदास हो जाती है और फिर उसे आखिरी में समझ आता है कि वो मजाक कर रहा था। अब वो उसके करीब जाकर उसे किस करती है और फिर दोनों वो स्पेसशिप लेकर टाइटेनियम प्लैनेट से बाहर निकल जाते हैं और किसी अच्छे प्लैनेट की खोज में लग जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।